तो अभी हाल ही में कुछ समय पहले जो है 29 नंबर वार्ड के उपचुनाव हुए हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है, उसके सामने एक राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस भी थी, एक क्षेत्रीय पार्टी हलोपा भी रही है और एक आज़ाद उम्मीदवार रहा है। कहीं ना कहीं जो है लगता है जनता को भी देखने में कहीं ना कहीं नेतृत्व की कोई कमी लगती है, जिसके कारण जो ये राष्ट्रीय पार्टी है वो तीसरे पायदान पर आ गई। अगर बात करेंगी, लोगों ने थोड़ा विश्वास जताया था जब ये मुख्यमंत्री के चुनाव हुए थे हरियाणा के अंदर, थोड़ा सा उनकी अपेक्षाएं भी होती हैं अपने मुख्यमंत्री को लेकर। एक उनका ऐसा वादा था जो बुढ़ापा पेंशन और काफ़ी पेंशनों को लेकर था, जिनके अंदर उन्होंने कहा था कि वो हर साल 250 रुपये का इजाफा करेंगे। हमारे जो वित्त मंत्री हैं उन्होंने जीएसटी की उपलब्धि बताते हुए एक बात कही थी कि जैसे ही उन्होंने जीएसटी कहा उसके बाद जो कर है सरकार को उसमें वृद्धि हुई है परसेंटेज में। लेकिन अब जब बात आई है बुढ़ापा पेंशन के 250 रुपये बढ़ाने की, तब सरकार कह रही है कि हमें थोड़ा सा नुकसान हुआ है, इसलिए वो इस साल जो है पेंशन बढ़ा नहीं सकती है। कहीं ना कहीं जनता ये मानती है कि सरकार दो तरफी बात कर रही है। किसान आंदोलन चल रहा है, किसान जो है दिल्ली के बॉर्डर पर बैठा है, ठंड में ठिठुर रहा है। कहीं ना कहीं जो पार्टी भाजपा पार्टी जो एक राष्ट्रीय पार्टी है, हमारे प्रधानमंत्री जी एक बहुत बड़े पद पर है, जो सर्वोत्तम पद माना जाता है। कहीं ना कहीं कमी ये दिख रही है कि शायद वो जो किसानों तक अपनी बात को पहुंचा नहीं पा रहे हैं, इस बिल के फ़ायदे जो है वो बता नहीं पा रहे हैं, या फिर कहाँ कुछ कमियां लग रही हैं आपको। नमस्कार दोस्तों, मैं सुखप्रीत सिंह, आप देखना शुरू कर चुके हैं टुडे पोस्ट टीवी। आज मैं आपको जिस शख्सियत से मिलाने लेके जा रहा हूं वो है पूर्व जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी सिरसा से, जो कि काफ़ी टाइम से पार्टी से जुड़े हुए हैं। काफ़ी चुनावों का दौर उन्होंने देखा है, काफ़ी चुनावों में उन्हें पार्टी को विजय भी करवाई है, और कह सकते हैं पेशे से वो एक एडवोकेट हैं। उनका एक बहुत बड़ा अनुभव रहा है पार्टी के साथ भी, कई दौर के साथ भी, कई आंदोलनों के साथ भी। आज का जो दौर है वो किसान आंदोलन चल रहा है। अभी अभी कुछ समय पहले ही सिरसा में 29 नंबर वार्ड के उपचुनाव हुए हैं। उसी बीच जो है काफ़ी उथल पुथल भी रही है। इसी बीच हम इनसे बात करते हैं। सबसे पहले तो हम इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, इन्होंने हमारे चैनल के लिए, हमारे दर्शकों के लिए समय निकाला। मैं भी आपका धन्यवाद करता हूं कि आपके चैनल के माध्यम से जनता से रूबरू होने का मुझे आपसे अवसर दिया। उसके लिए आपके चैनल का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। कहीं ना कहीं जनता के मन में कुछ अपेक्षाएं भी होती है एक पार्टी को लेकर, और कुछ सवाल भी होते हैं। अगर कमियां दिखती है तो वो क्रिटिसाइज़ भी करती है। तो अभी हाल ही में कुछ समय पहले जो है 29 नंबर वार्ड के उपचुनाव हुए हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है, उसके सामने एक राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस भी थी, एक क्षेत्रीय पार्टी हलोपा भी रही है और एक आज़ाद उम्मीदवार रहा है। कहीं ना कहीं जो है लगता है जनता को भी देखने में कहीं ना कहीं नेतृत्व की कोई कमी लगती है, जिसके कारण जो ये राष्ट्रीय पार्टी है वो तीसरे पायदान पर आ गई। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताऊं कि नेतृत्व की कमी का सवाल खड़ा यहाँ नहीं होता। आप सिरसा के 29 नंबर वार्ड के उपचुनाव की बात कर रहे हैं। मैं आपको थोड़ा सा आगे लेके जाता हूँ। इन्हीं दिनों में हैदराबाद में निकाय चुनाव हुए हैं, उसमें भाजपा का प्रदर्शन देखिए। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार होते हुए वहाँ ग्रामीण निकाय चुनाव हुए हैं, वहाँ हमारा प्रदर्शन देखिए। जहाँ उपचुनाव हुए हैं, मतलब जहाँ कहीं भी चुनाव हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन अच्छा रहा है। तो यहाँ तीसरे नंबर पे आने का कारण, एक राष्ट्रीय पार्टी की सोच राष्ट्रीय होती है, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो। और अगर कोई परिवार की पार्टी है तो मैं तो उसको प्राइवेट लिमिटेड फर्म का नाम देता हूँ। यहाँ से हमारी 29 नंबर वार्ड से हलोपा समर्थित हमारी बहन पार्षद विजयी हुई हैं, उन्हें मैं बधाई भी देता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। परंतु उसकी विजय के पीछे जो एक लोकतंत्र को कलंकित करने वाला जो काम है, चाहे मैं उसकी बात करूँ, चाहे इससे पहले कि हमारे यहाँ के विधायक के चुनाव होते रहे हैं, राजनीति में पैसे का चलन, राजनीति में शराब का चलन, किसी भी लालच में गरीब वोटों की खरीद फरोख्त का जो काम है, ये लोकतंत्र को कलंकित करता है। विशेष तौर से अगर सरसा जिला की बात करता हूँ, सरसा शहर की बात करता हूँ, संतों की नगरी, धर्म नगरी को अगर हम इस तरह कलंकित करते रहेंगे तो सवाल ये खड़ा होता है कि सही सोच के लोग राजनीति में कब आएंगे। पैसे से अगर आप सब कुछ कर सकते हैं, ये वार्ड जीता, चुनाव जीता, कोई दिक्कत नहीं। इससे पहले हमारे इसी अलोपा के हमारे कर्ता धर्ता भाई गोपाल जी यहाँ से विधायक भी हैं। सवाल ये खड़ा होता है कि चुनाव के अंदर जो आप नाजायज़ पैसा लगाते हैं, प्रलोभन देते हैं, चाहे शराब का हो चाहे किसी और तरह का लालच हो, उस पे आपका जो खर्चा आता है, निश्चित रूप से उस खर्चे का बोझ आम आदमी पर पड़ता है। भ्रष्ट तरीके से चुनाव जीतने वाला व्यक्ति भ्रष्टाचार मुक्त भी नहीं हो सकता। वो निश्चित रूप से जो पैसा चुनाव पे लगाया है उस पैसे की भरपाई कहाँ से करेगा? उस वार्ड में होने वाले विकास कार्यों से। तो इसमें तीसरे नंबर पे आना
वो व्यवस्था नहीं है। व्यवस्था ये है कि इस चुनाव को जीतने के लिए जो मैलिफाइड प्रैक्टिसेस अपनाई गई हैं उनको मैं इसका कारण मानता हूँ। जनता आज भी भाजपा के साथ है, जनता आज भी मोदी जी का सम्मान करती है, तो इसमें कोई विषय वो नहीं है। विषय यही है, और मैं आपके चैनल के माध्यम से जनता को संदेश दूंगा कि लोकतंत्र की भावनाओं को समझें। बाबा साहब ने जब भारतीय संविधान का निर्माण किया था, उन्होंने कल्पना कभी नहीं की थी वोट बिकेगा और वोट खरीदा जाएगा। अगर बात करेंगी, लोगों ने थोड़ा विश्वास जताया था जब ये मुख्यमंत्री के चुनाव हुए थे हरियाणा के अंदर, थोड़ा सा उनकी अपेक्षाएं भी होती हैं अपने मुख्यमंत्री को लेकर। एक उनका ऐसा वादा था जो बुढ़ापा पेंशन और काफ़ी पेंशनों को लेकर था, जिनके अंदर उन्होंने कहा था कि वो हर साल 250 रुपये का इजाफा करेंगे। हमारे जो वित्त मंत्री हैं उन्होंने जीएसटी की उपलब्धि बताते हुए एक बात कही थी कि जैसे ही उन्होंने जीएसटी कहा उसके बाद जो कर है सरकार को उसमें वृद्धि हुई है परसेंटेज में। लेकिन अब जब बात आई है बुढ़ापा पेंशन के 250 रुपये बढ़ाने की, तब सरकार कह रही है कि हमें थोड़ा सा नुकसान हुआ है, इसलिए वो इस साल जो है पेंशन बढ़ा नहीं सकती है। कहीं ना कहीं जनता ये मानती है कि सरकार दो तरफी बात कर रही है। ज़्यादा बुढ़ापा पेंशन की बात करते हैं, इससे पहले का जो 5 वर्ष का कार्यकाल था माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में, उसमें जो कमिटमेंट था हर वर्ष पैसे बढ़ाने का, उस वक्त ये था कि हमारे इस 5 साल के कार्यकाल के अंत में बुढ़ापा पेंशन 2000 रुपये हो जाएगी। और उस वायदे को जनता ने, हमारी सरकार ने, मनोहर लाल जी ने पूरा भी किया। अब जो आप बात कर रहे हैं 250 रुपये पेंशन की वृद्धि की, और आपने जीएसटी का जिक्र भी यहाँ किया है, तो इसमें हम विशेष रूप से ये देखें कि हमारे जो कोरोना संकट आया, पूरे वैश्विक महामारी जो कोरोना के रूप में आई थी, हमारे देश में इसका प्रवेश, इसका संक्रमण फरवरी में हुआ। फरवरी माह में संक्रमण के बाद लगभग 25 मार्च को पूरा लॉकडाउन हुआ। लॉकडाउन के दौरान सभी तरह की आर्थिक गतिविधियां रुक गई, सारी अर्थव्यवस्थाओं की पटरी नीचे उतर गई, पटरी से नीचे उतर गई। तो जब आर्थिक गतिविधियां नहीं हुई, कोई निर्माण नहीं हुआ, कोई उद्योग धंधे नहीं चले हैं, आर्थिक रूप से कमर टूट गई, उस स्थिति के अंदर आप एक बात देखें कि हमारी सरकार, चाहे वो केंद्र सरकार थी चाहे वो प्रदेश सरकार थी, उसका सारा ध्यान चला गया कि हमारी जनता को कैसे बचाया जाए इस महामारी से। आप उदाहरण लीजिए, अमेरिका और इटली का उदाहरण लेता हूँ मैं। इटली के अंदर, अमेरिका के अंदर जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, विश्व में उच्च स्तर की स्वास्थ्य सुविधाएं हैं। इटली के प्रधानमंत्री और अमेरिका के हमारे राष्ट्रपति महोदय ने इस बीमारी के आगे घुटने टेक दिए। उसका सबसे बड़ा कारण क्या था? प्रत्येक देश की सरकार के सामने 2 ही विकल्प थे, या तो वो जान माल की रक्षा कर ले, अपने देश के नागरिकों की रक्षा कर ले, या वो अपनी अर्थव्यवस्था को बचा ले। अमेरिका ने लॉकडाउन नहीं लगाया, अर्थव्यवस्था को बचाने का प्रयास किया। इसी तरह से इटली ने, इंग्लैंड ने इसी प्रथा को अपनाया। परंतु हमारे देश के जो हमारे जन सेवक हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी की सोच क्या थी? उन्होंने कहा पैसा तो हम बाद में भी कमा लेंगे, आज मेरे देशवासियों की जान बचाना बहुत ज़रूरी है। उनके सामने 2 विकल्प थे, तो उन्होंने ये एक नारा दिया, जान है तो जहान है। तो हमारे देश की सारी अर्थव्यवस्था, सारी जो हमारी आर्थिक पूंजी थी, जो आर्थिक हमारे पास संपदाएं पड़ी थी, उनको हमने देश के नागरिकों को बचाने के लिए, कोविड की व्यवस्थाओं को करने के लिए उस पर प्रबंधन किया। अब पीपी किट की बात कर लें, अब वेंटिलेटर की बात कर लें, हमारे देश में कहाँ थे? फरवरी मार्च में कहाँ थे? और आज हम दूसरे देशों को निर्यात कर रहे हैं। ये सारी व्यवस्था करने में जो राशि लगी है, एक बार अर्थव्यवस्था उस वजह से डाउन हुई थी, आज हम देख रहे हैं हमारी अर्थव्यवस्था पुनः पटरी पे आ रही है। निश्चित रूप से अच्छी तरह से अर्थव्यवस्था को संभालने के बाद, चाहे केंद्र सरकार की बात करूं, माननीय मोदी जी की बात करूं, चाहे मनोहर लाल जी की बात करूं, भाजपा सरकार की बात करूं, अपने वायदे अवश्य पूरे किए जाएंगे। भाजपा की कथनी और करनी में फ़र्क नहीं होता, ना होगा। अगर हम अब बात करें कि जैसे कि किसान आंदोलन चल रहा है, किसान जो है दिल्ली के बॉर्डर पर बैठा है, ठंड में ठिठुर रहा है, कहीं ना कहीं जो पार्टी, भाजपा पार्टी जो एक राष्ट्रीय पार्टी है, हमारे प्रधानमंत्री जी एक बहुत बड़े पद पर है, जो सर्वोत्तम पद माना जाता है, कहीं ना कहीं कमी ये दिख रही है कि शायद वो जो किसानों तक अपनी बात को पहुंचा नहीं पा रहे हैं, इस बिल के फ़ायदे जो है वो बता नहीं पा रहे हैं, या फिर कहाँ कुछ कमियाँ लग रही हैं आपको? देखिए, सबसे पहले मैं माननीय मोदी जी के बारे में आपके चैनल के माध्यम से जनता को बताना चाहता हूँ। मोदी जी 2014 में जब प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी, इन्होंने एक बात कही थी कि मैं प्रधानमंत्री नहीं हूँ, मैं जनता का सेवक हूँ, और आज भी उसी भूमिका में चल रहे हैं। माननीय मोदी जी ने किसानों के लिए जितना कुछ किया, उसकी अगर हम पूरी तरह वर्णन करें तो बहुत लंबी उपलब्धियाँ हैं, बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियाँ हैं।
इससे पहले अटल जी के नेतृत्व से मैं शुरू करता हूँ किसानों की बात। पहले हम ये बात करें कि भाजपा ने किसानों के बारे में क्या किया है, चैनल के माध्यम से बात करते हैं। क्रेडिट कार्ड की अगर व्यवस्था की थी, किसान क्रेडिट कार्ड माननीय अटल जी के नेतृत्व में हुई थी। उसके बाद मोदी जी के नेतृत्व में 2014 में जब दोबारा एनडीए की सरकार बनी तो आप उन उपलब्धियों की बात करें। अब कुछ मैं योजनाओं की बात करूँ, फसल बीमा योजना, किसान के ऊपर प्राकृतिक आपदा की वजह से जब फसल का नुकसान हो जाता था, किसान के पास वही पूंजी होती थी, वही मेहनत होती, जो उसने बोया था वो उसको काटना चाहता। परंतु उससे पहले अगर प्राकृतिक आपदा आई, हमने हरियाणा में देखा ओलावृष्टि से गेहूं का नुकसान हुआ, सफ़ेद मक्खी से कॉटन की कपास की फसल का नुकसान हुआ, उसकी भरपाई के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बहुत लाभदायक रही किसानों के लिए। और मैं एक बात कहने में कोई संकोच नहीं करूँगा, आप हरियाणा सरकार की बात कर लीजिए। हरियाणा जब से बना है तब से लेकर के 2014 तक पिछली सरकारों ने किसानों को प्राकृतिक आपदा की अवस्थाओं में जो मुआवजा दिया था उससे कई गुना मुआवजा माननीय मनोहर जी के नेतृत्व में भाजपा सरकार दे चुकी है और दे रही है। इसी तरह हम किसानों के लिए यूरिया की बात करते हैं। आप वो समय याद करें 2014 से पहले जब एनडीए की सरकार नहीं थी, किसान यूरिया के लिए लाइनों में लगता था, यूरिया की ब्लैकमेलिंग होती थी। मोदी जी इस बात का ध्यान लिया, संज्ञान लिया, नीम कोटेड यूरिया बनाया गया। आज यूरिया के लिए किसान को दर दर भटकना नहीं पड़ता, जितनी यूरिया वो चाहते उतनी उसको मिल रही है। किसान की आर्थिक स्थिति की बात करें, किसान क्रेडिट कार्ड योजना, उन्होंने क्रेडिट योजना शुरू की। प्रति वर्ष 6,000 रुपये किसान के धरती पुत्र के खाते में केंद्र सरकार सीधा डाल रही है। अब भी डाले हैं, पिछले साल भी डाले हैं। वो क्यों डालेंगे कि किसान की जो ज़रूरतें हैं, छोटी मोटी ज़रूरतें, वो इनसे पूरी हो सकें। इस तरह करके उन्होंने जो जितनी भी योजनाएं चलाई हैं, उसके अलावा किसान बुढ़ापे में जाकर के परेशान ना हो, किसान बुढ़ापा पेंशन योजना उन्होंने शुरू की। किसानों की जो फसल बोने के लिए जो प्रक्रियाएं हैं उनमें उनको सहयोग देने के लिए, उसको सुगम बनाने के लिए सूक्ष्म सिंचाई योजना शुरू की गई। बिचौलियों के प्रति मोदी जी का एक सीधा सा वर्जन है कि बिचौलिया किसान के लिए घातक है। बिचौलिया व्यवस्था को मोदी जी समाप्त करना चाहते हैं। अब एमएसपी की बात करते हैं, जो मेन अब किसान आंदोलन की तरफ मुड़ता हूं मैं आपके। एमएसपी की बात अगर हम करें तो देश की आज़ादी से लेकर के आज तक पहली बार मोदी जी के नेतृत्व में केंद्रीय सरकार है जिसने एमएसपी अपने इस शासनकाल में 14 से लेकर के आज तक की बात करता हूं 1.5 गुना एमएसपी वृद्धि की है। कांग्रेस शासित या कांग्रेस सहयोगी सरकारों ने 60 साल देश पे राज किया था। मोदी ने 6 साल के अंदर 1.5 गुना की है, क्योंकि उनका एक मिशन है, उनकी एक सोच है कि मेरे धरती पुत्र की आय को मैंने दोगुना करना है। उन्होंने एमएसपी के बीच में लगातार वृद्धि कर रहे हैं और आगे भी वृद्धि करेंगे। ये प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार एमएसपी देना चाहती है, एमएसपी समाप्त नहीं करना चाहती है। इसी तरह किसान को डायरेक्ट बेनिफिट योजना शुरू की है, किसान खाते में सीधा लाभ जाना चाहिए, बिचौलिए बीच में हटा दिए गए हैं। तो ये मोदी जी के नेतृत्व की बात है। 6,000 रुपये प्रति वर्ष किसान को उसमें डालना, प्राकृतिक आपदाओं के प्रति फसल बीमा योजना कर देना, इस तरह नीम कोटेड यूरिया देना, किसान के बुढ़ापे को सुरक्षित करना, ये सभी सोच अगर है तो माननीय मोदी जी, और ऐसा प्रधानमंत्री कभी भी किसानों के विरुद्ध नहीं जा सकता। अब मैं किसान बिल की तरफ आता हूँ। माननीय मोदी के नेतृत्व में अगर किसान बिल बनाए गए हैं तो निश्चित रूप से कोई अच्छी सोच के साथ बनाए गए होंगे। इतने उसको बनाने में जितने भी लोगों का सहयोग रहा होगा, जो भी स्टडी हुआ होगा, वो बनाए गए हैं। हाँ, आज मेरा धरती पुत्र सड़क पे है। धरती पुत्र दिल्ली के आसपास बॉर्डर पे धरने लेकर के बैठा है। उसकी कुछ मांगे हैं, कुछ उसके दिमाग में भ्रम है, कुछ शंकाएं हैं। जैसा कि उनकी पहली मांग है कि एमएसपी समाप्त हो जाएगी। एमएसपी के बारे में केंद्र सरकार बार बार कह रही है, लिखित आश्वासन भी देने को तैयार है, परंतु किसान भ्रमित है। तो मैं किसानों की कुछ बातों को देते हुए अब कुछ पॉइंट आपसे बिंदुवार लूँगा जो किसानों का भ्रम है, और मैं ये चाहूँगा कि केंद्र सरकार खुले मन से, खुले दिमाग से किसानों के साथ बैठक करे। बैठकों कई दौर हो भी चुके हैं, परंतु कोई ना कोई अड़चन बीच में आ रही है। केंद्र सरकार, हमारे जो भी केंद्रीय मंत्री हैं, किसानों से खुले मन से बात करें। और किसान नेताओं से मैं निवेदन करूंगा, मेरे धरती पुत्र को जो लोग लीड कर रहे हैं वो भी खुले मन से बैठ कर के सकारात्मक सोच के साथ किसान उस मेरे धरती पुत्र की दर्द को समझें। आज मेरा जवान सरहद पे बर्फ पे पैरा कर रहा है और मेरा किसान दिल्ली की सड़कों पे बैठा है। जय जवान जय किसान का नारा देने वाले देश में दोनों स्थितियां दुर्भाग्यपूर्ण हैं। सरकार जो है एक तरफ तो कह रही है कि हम लिखित रूप में एमएसपी का आश्वासन देने को तैयार है, लेकिन कहीं ना कहीं किसानों के मन में फिर भी शंका आ रही है। क्या मानते हैं, क्या कारण है इस शंका का? देखिए, आपके इस विषय में मैं एक बात कहना चाहूँगा। ये जो कृषि बिल लेके आई है केंद्र सरकार,
इन कृषि बिलों के पीछे एक बहुत दूरगामी सोच है जो हमारा सम्मानित विपक्ष नहीं समझ पा रहा और हमारे किसानों को भ्रमित कर बैठा है। एक सामान्य सी बात करें, हम अपने हरियाणा की बात करते हैं। हरियाणा में जो हमारा किसान है वो मुख्य रूप से 2 तरह की फसलें बो देता है। एक मौसम में वो गेहूँ बो देता है, एक मौसम में वो चावल बो देता है। अब मैं गेहूँ के उदाहरण से आपको लेता हूँ। हम एमएसपी की बात कर रहे हैं, सरकार एमएसपी देती है। एमएसपी हरियाणा में, पंजाब में, जहाँ कहीं भी है एमएसपी पे गेहूँ की खरीद हो रही है, निश्चित रूप से हो रही है। तो एमएसपी से गेहूँ खरीदने के बाद वो सरकार के पास स्टोर हो जाता है। हमें देखना ये होता है कि हमारे पास कितनी उपज, कितनी गेहूँ देश की जनता के लिए ज़रूरी है, सफिशिएंट है। तो मैं अगर आंकड़ों की बात करता हूँ, लगभग 37 मिलियन मीट्रिक टन गेहूँ देश की जनता को चाहिए एक साल के लिए। परंतु पिछले साल जो गेहूं का उपज देश में हुआ वो लगभग 70-72 के आसपास हुआ, 70-72 मिलियन मीट्रिक टन हुआ, और इस बार ये लगभग 100 के आसपास जा रहा है। अब आप सोचिए कि हमारे देश की जनता को जरूरत है 37 मिलियन मीट्रिक टन गेहूं की, सरकार ने स्टोर कर लिया लगभग 100 मिलियन मीट्रिक टन। तो ये जो 63 मिलियन मीट्रिक टन गेहूं है ये गोदामों में पड़ा है, देश की जनता को खाने के काम भी नहीं आएगा। अब अगर वो हमारी केंद्र सरकार उसको विदेशों में बेचना चाहती है तो हमारा वो गेहूं, हमारा वो चावल जो हम पैदा करते हैं वो सब स्टैंडर्ड है, स्वास्थ्य मानकों के दौरान वो पूरा नहीं उतरता और दूसरे देश को खरीदने से मना कर देते हैं। इस अवस्था में आप देखिए कि इतना लगभग 63 मिलियन मीट्रिक टन गेहूं अगर खरीद लिया जाता है एमएसपी पे, वो एमएसपी सरकार ने दे दी है। दी कहाँ से? सरकार ने अपनी जेब से तो नहीं दी। वो एमएसपी के बदले में जो राशि किसान को दी गई है वो राशि हमारे करदाताओं के द्वारा सरकार को दी गई है, जो हम टैक्सेस देते हैं। हमारा ही पैसा सरकार ने एमएसपी पे लगा दिया। अब वो पैसा लग गया, सरकार ने अपना वायदा भी पूरा कर दिया, सरकार ने एमएसपी पर अपनी फसल भी खरीद ली, परंतु वो 63 मिलियन मीट्रिक टन जो है वो पानी में फेंकना पड़ता है। वो नुकसान किसका है? वो नुकसान देश की जनता का है। तो वास्तव में इसके पीछे एक और सोच है केंद्र सरकार की कि हमारा किसान जो पारंपरिक खेती, वैसे अगर आप विज्ञान की बात करते हैं, हमने पढ़ा भी है, फसल चक्रण होता है, फसल रोटेशन से होनी चाहिए। हमारा किसान उस फसल चक्रण को भूल चुका है। हम फसल उपज करने में हमारा एक उद्देश्य रहता है, गेहूँ अच्छा हो जाए, चावल अच्छे हो जाएं, उसके लिए हम फर्टिलाइज़र डालते हैं। उससे क्या होता है कि हमारा गेहूं और चावल जो हम पैदा करते हैं वो स्वास्थ्य मानकों पे खरा नहीं उतरता। तो किसान को ऑर्गेनिक कृषि की तरफ मुड़ना चाहिए और इसके अलावा गैर पारंपरिक कृषि की तरफ जाए, वो हॉर्टिकल्चर की तरफ उसको जाना चाहिए। तो इसके पीछे उद्देश्य ये भी है, किसान को उसमें ज़्यादा लाभ है। ठीक है, तो मैं ये चाहूँगा कि इस तरह की जो सरकार की मजबूरियां भी समझी जाएं। एमएसपी सरकार सुनिश्चित करेगी, परंतु किसान उस बिल की अंतर की भावनाओं को समझें। अगर बात करें किसानों के मन में जो है 3 चीज़ों की बहुत बड़ी समस्या है, जैसे या कि आपने एमएसपी का बताया, वो कह रहे कि हमें लिखित नहीं कानूनी आश्वासन चाहिए। दूसरा, उनके मन में डर है, जैसे कि अगर मंडियां ख़त्म हो जाएंगी तो उनको दर दर भटकना पड़ेगा अपनी फसल को बेचने के लिए। तीसरा, ये बहुत बात निकल कर आती कि उनके मन में डर है कि ये कानून जैसे ही लागू होंगे और आगे चलते रहेंगे तो जो उनकी ज़मीनें हैं वो कॉरपोरेट सेक्टर हड़प लेगा। ये 3 मुख्य जो है एक डर कह सकते हैं, जिसके कारण वो कहते हैं कि हमको इस डर से मुक्त होना ही होना है। इसके बारे में क्यों सरकार उनको जो है विश्वास नहीं दिला पा रही है कि कॉरपोरेट सेक्टर से वो नहीं ऐसा कुछ होगा? देखिए, जहाँ तक एमएसपी की बात है, एमएसपी के बारे में लगातार हम चैनल देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, आप और हम सब लोग देख रहे हैं। एमएसपी के लिए केंद्र सरकार प्रतिबद्ध है और वो कह रही है ना तो एमएसपी समाप्त होगा, लिखित आश्वासन भी देने को तैयार है। तो एमएसपी के विषय में मैं किसान नेताओं से, मेरे धरती पुत्र से और मैं सरकार से निवेदन करूंगा, इस संशय को जल्दी से जल्दी मिटा दिया जाना चाहिए और बड़ा स्पष्ट तरीके से एमएसपी मिलनी चाहिए किसान को। इसमें हक में हूँ, एमएसपी किसान को अवश्य मिलनी चाहिए। चाहे कोई कॉर्पोरेट सेक्टर है, कोई व्यक्ति और किसान की फसल को खरीदता है, ये अवश्य सुनिश्चित होना चाहिए कि उस मिनिमम प्राइस से नीचे वो फसल नहीं लेगा। किसान को मजबूर में उससे नीचे फसल नहीं बेचनी होगी, ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए। अगली बात मंडी व्यवस्था खत्म होने की बात है। मंडी व्यवस्था खत्म होने के लिए सरकार बार बार कह रही है कि हम ऐसा नहीं करेंगे। मंडी व्यवस्था खत्म नहीं होगी, किसान की शंकाओं का समाधान होना चाहिए और इसके बारे में किसान को आश्वस्त करते हुए
विधिवत रूप से, चाहे वो कानून का रूप दिया जाए, चाहे वो लिखित आश्वासन दिया जाए कि मंडी व्यवस्था खत्म नहीं होनी चाहिए। अगर किसान की सोच है तो उसे मंडी उपलब्ध होनी चाहिए, उसे एमएसपी उपलब्ध होना चाहिए। अगली एक मांग जो किसानों के मन में शंका है, और ऐसा शायद कानूनों में ऐसा प्रावधान भी है कि अगर फसल के बारे में, किसी किसान कॉन्ट्रैक्ट के बारे में अगर कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसके लिए किसान ये चाहते हैं कि हम सिविल कोर्ट में जाएं, और केंद्र सरकार ने कह दिया कि सिविल कोर्ट का विकल्प आपके लिए खुला रहेगा, तो शंका भी दूर है। इस तरह करके अगर हम ध्यान से देखें, अगला जो आपने एक सवाल किया, किसान के मन में एक भ्रम है, एक संशय है कि मेरी ज़मीन उसके कॉरपोरेट के कब्जे में चली जाएगी। ऐसा एक्ट में नहीं है, और अगर फिर भी ये शंका है तो किसान नेताओं के साथ सरकार को बैठ करके इसका समाधान करना चाहिए। और कानून में निश्चित रूप से मेरे ख्याल तो पहले से ही है कि इस तरह से ना तो उसकी ज़मीन की कोई बिक्री की जा सकती है, ना उसको लीज पे रखा जा सकता है, और ना उसको कहीं गिरवी रख करके उसका कोई बेनिफिट लिया जा सकता है। ऐसा प्रावधान है। किसान, ये जो 3 कानून आए हैं, इनके अंदर अगर खरीद फरोख्त होनी है तो केवल किसान की फसल की उपज की होनी है। तो ये भ्रम की स्थिति भी दूर हो, मैं भ्रम की स्थिति कहूँगा, इसको भ्रम की स्थिति दूर होनी चाहिए। आज मेरा धरती पुत्र बड़ा भोला भाला है, वो भ्रमित है, उसके भ्रम, उसकी शंकाएं दूर होनी चाहिए, और सुनिश्चित रूप से दूर होनी चाहिए, क्योंकि वो व्यक्ति अपना खून पसीना बहा करके उस फसल को उपजाता है, हमारे पेट में रोटी उसकी मेहनत से जाती है, उसकी शंकाएं दूर होनी चाहिए। कहीं ना कहीं जैसे कि 7वें दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन सरकार अभी भी इसके फ़ायदे गिनाने में सक्षम नहीं हो पाई है। दूसरी तरफ अगर विपक्ष के जो नेताओं की, बड़े बड़े नेताओं की बात की जाए, उनके हम इंटरव्यूज़ भी देखते हैं, उनसे अगर पूछा जाता है कि इस बिल के क्या नुकसान है, आपसे नुकसान बताए जाए, तो उनके द्वारा कहते हैं कि नुकसान है तभी जो किसान है भारी मात्रा में बॉर्डर पर बैठे हैं। लेकिन स्पष्ट रूप से ये उनके जवाब नहीं आते हैं कि क्या नुकसान है। क्या मानते हैं कि सत्ता पक्ष भी कहीं ना कहीं समझाने में असमर्थ है फ़ायदे, और जो विपक्ष है वो भी नुकसान नहीं समझा पा रहा है? देखिए, जहाँ तक बात है सत्ता पक्ष समझाने में, मैं नहीं समझता कि सक्षम नहीं है। प्रॉब्लम क्या होती है कि किसान बेचारे भोले भाले हैं, और अगर हम उनकी शैक्षणिक स्थिति को देखें तो अनपढ़ भी हैं। उनके दिमाग में एक स्थिति बिठा दी गई है कि ये कानून तो तुम्हारे लिए नुकसानदायक है, काला कानून है। उसके दिमाग में जब भ्रम की स्थिति आ गई है, अब बैठकों के इतने दौर होने के बाद जब हर बात खुल के सामने आ रही है, तो खुल के सामने आने के बाद शंकाएं लगभग दूर हो जानी चाहिए। तो मैं नहीं समझता कि केंद्र सरकार ऐसा करने में सक्षम नहीं है, और मैं ये भी नहीं समझता किसान इस बात को नहीं समझ रहे हैं। असल में क्या है, जैसा कि आपने एक शब्द किया, मेन विपक्ष की भूमिका मैं इसमें ठीक नहीं मानता। विपक्ष कोई भी अनाप शनाप बयान दे देता है। अब मैं थोड़ा सा इसकी हटकी तरफ एक तरफ करता हूँ, एक तरफ थोड़ी सी बात और करूँगा, आपको विपक्ष की भूमिका नज़र आ जाएगी। अब कोविड के 2 वैक्सीन को अनुमति मिली है कि आप जनता को ये कोविड का वैक्सीन लगाना शुरू करें कोरोना के लिए। उसके लिए हमारे एक विपक्षी नेता, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश जी ने क्या कहा, ये बीजेपी वैक्सीन है। जब ऐसी सोच वाला विपक्ष किसानों का हित कैसे कर सकता है? उसका, विपक्ष का एकमात्र टारगेट है कि किसी भी तरह से मोदी जी को सत्ता से हटा दिया जाए, जो हटाने में वो सक्षम नहीं हो रहे हैं। इसलिए मैं ये कहूँगा, यहाँ विपक्ष किसानों को भ्रमित कर रहा है। मेरे किसान नेताओं से, मेरे सम्मानित किसान नेताओं से मैं निवेदन करूँगा, खुले दिमाग से बैठें, खुली बात करें। केंद्र सरकार भी बात करने को तैयार है, अच्छे मन से इसका समाधान किया जाए, समाधान अवश्य निकलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और विपक्षी नेताओं से मैं कहूँगा कि वो अपने किसानों को भ्रमित ना करें। जैसे कि ये हमारे साथ जुड़े हुए थे काफ़ी समय से जतिंदर जी, और इन्होंने बहुत अच्छे ढंग से समझाया कि कहाँ कमियां रह रही हैं, और इन्होंने ये आवेदन भी किया दोनों पक्षों से, चाहे वो किसान हो, चाहे वो माननीय प्रधानमंत्री जी हों, कि वो मिलजुल कर बैठक करें और एक जो है मेल जोल के साथ इस जो बड़े आंदोलन का है इसका एक हल निकालें। क्योंकि हमारा जो धरती पुत्र है वो वहाँ पर ठंड में ठिठुर रहा है, हर दिन कोई ना कोई शहीद हो रहा है, क्योंकि हमारे देश के लिए किसान बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा देश जो है वो कृषि प्रधान है। ऐसे ही हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और हमारे चैनल को देखते रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।